1857। ये साल हम सबके जहन में है। स्कूल की किताबों में पढ़ा है इसके बारे में। पर एक सवाल है, क्या जो हमें बताया गया वो पूरी कहानी है? क्या ये बस चंद सिपाहियों का गुस्सा था, या फिर भारत की आज़ादी की वो पहली सबसे बड़ी लड़ाई? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आग लगी कैसे? वजह थी एक राइफल और उसके कारतूस, नई एनफील्ड राइफल। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। उनके धर्म पर सीधा हमला। बस यहीं से चिंगारी भड़क उठी। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ एक कारतूस इतनी बड़ी आग लगा सकता है? नहीं, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। ये बारूद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा, उनकी नाइंसाफी। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो आज भी पूछा जाता है। क्या ये बस एक सिपाही विद्रोह था, एक म्यूटनी जैसा कि अंग्रेजों ने दुनिया को बताया, या फिर ये था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये नजरिए की लड़ाई है। पूरी की पूरी कहानी को देखने का एक अलग ढंग है। तो चलिए, इस सवाल के जवाब के लिए पहले उस कहानी को देखते हैं जो हमें सालों तक सुनाई गई, यानी अंग्रेजों का नजरिया। तो कहानी कुछ यूं थी कि ये सब अचानक हो गया, कोई प्लान नहीं था, कोई संगठन नहीं। और इसका लीडर कौन? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों की नज़र में वो बस एक बूढ़े और नासमझ राजा थे, मतलब एक ऐसी बगावत जिसका कोई सर पैर नहीं था। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। देखिए, गुस्सा सिर्फ सिपाहियों में नहीं था, वो पूरे समाज में फैल चुका था। क्यों? राजनीतिक तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां थीं जिनसे झांसी और सतारा जैसे राज्य छीन लिए गए। आर्थिक तौर पर देखें तो भारी टैक्स ने किसानों और कारीगरों को बर्बाद कर दिया था। लोगों को डर था कि उनके धर्म, उनकी परंपराओं जैसे सती प्रथा में दखल दिया जा रहा है। और हाँ, सेना के अंदर तो भेदभाव था ही। कम तनख्वाह और नए कानून सिपाहियों को परेशान कर रहे थे। मतलब हर तरफ बेचैनी थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार पर, बहादुर शाह जफर। सुनने में तो वो एक ऐसे बादशाह थे जिनके पास कोई असली ताकत नहीं थी, पर उनकी एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी सेना से बड़ी थी, उनकी प्रतीकात्मक शक्ति। सोचिए, विद्रोही सिपाही मेरठ से सीधा दिल्ली क्यों आए, और आते ही उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंद यानी हिंदुस्तान का बादशाह क्यों घोषित किया? वजह साफ थी, उन्हें अपनी लड़ाई को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा बनाना था। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था, एक ऐसा प्रतीक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को सीधी चुनौती दे सके। और मुगल बादशाह से बड़ा प्रतीक और कौन हो सकता था? और कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तो ये है कि बादशाह की इस ताकत को अनजाने में खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था। सालों तक कंपनी मुगल दरबार की इज्जत करती रही, उन्हें नजराना या तोहफे पेश करती रही, और 1835 तक तो सिक्के भी बादशाह के नाम पर ही चलते थे। ये सब करके कंपनी दिखा रही थी कि असली शासक तो बादशाह ही हैं। और फिर विद्रोहियों ने इसी बात को पकड़ लिया और कंपनी के ही हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। तो ये विद्रोह सिर्फ हंगामा या तोड़फोड़ नहीं था, ये इससे कहीं आगे की सोच थी। विद्रोहियों ने एक खालीपन नहीं बल्कि एक नई सरकार बनाने की कोशिश की। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ दिल्ली में हो रहा था। नहीं, ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैली थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में हम सबकी प्रेरणा रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में कुंवर सिंह। ये सब लोग इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। साफ है, ये कोई छोटी मोटी एक जगह की घटना तो बिल्कुल नहीं थी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में उन्होंने एक बाकायदा सरकार बनाने की कोशिश की। एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जिसमें चुने हुए सदस्य थे। सोचिए, एक तरह का मंत्रिमंडल। इसका काम था पूरे राजकाज को चलाना। हाँ, नाम के लिए बादशाह सबसे ऊपर थे, पर असली फैसले सैनिक ले रहे थे, और वो भी एक तरह के लोकतांत्रिक तरीके से। जाहिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ये सब चुपचाप तो नहीं देख सकती थी। दिल्ली में ये नई विद्रोही सरकार उनके लिए एक सीधी चुनौती थी, उनके वजूद पर सवाल था। तो उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अंग्रेजों का जवाब बेहद क्रूर था। उन्होंने बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया।
इस लड़ाई में बेहिसाब खून खराबा हुआ और आखिरकार विद्रोही हार गए। इसके बाद बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह यानी गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। पर सालों बाद 1922 में एक ब्रिटिश स्कॉलर F.W. बकलर ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कानून की नज़र से देखें तो असली गद्दार तो कंपनी थी। क्यों? क्योंकि कंपनी की सत्ता का आधार तो मुगलों से मिला फरमान ही था। तो इस हिसाब से तो सिपाही गद्दार नहीं थे, वो तो बस अपने असली बादशाह का साथ दे रहे थे। सोचने वाली बात है ना। विद्रोह भले ही नाकाम हो गया, पर इसके बाद भारत कभी पहले जैसा नहीं रहा। इसने भारत पर राज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए कहानी कितनी तेजी से बदली। मई 1857 में विद्रोह शुरू होता है, सितंबर तक अंग्रेज दिल्ली वापस जीत लेते हैं और ठीक 1 साल बाद 1858 में ब्रिटिश संसद एक नया कानून पास करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक कानून ने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्या बदला? सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। एक व्यापार करने वाली कंपनी अब भारत पर राज नहीं कर सकती थी। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश महारानी और संसद का शासन होगा। गवर्नर जनरल का पद खत्म करके एक नया पद बनाया गया, वाइसरॉय, जो सीधा महारानी का प्रतिनिधि होता था। यहीं से जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं, उसकी असली और औपचारिक शुरुआत हुई। और बहादुर शाह जफर, उस बूढ़े बादशाह का क्या हुआ? उन्हें देश निकाला दे दिया गया, रंगून भेज दिया गया। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई और उनके साथ ही हिंदुस्तान में सैकड़ों साल पुराने मुगल वंश का भी अंत हो गया। पर कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है। अंग्रेजों ने मुगलों को तो खत्म कर दिया, पर वो मुगलों की ताकत के प्रतीक को नहीं मिटा सके, बल्कि उन्हें खुद अपनी सत्ता को जायज ठहराने के लिए भारत के ही शाही प्रतीकों की जरूरत पड़ने लगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो नए शासक अंग्रेज उसी दिल्ली में भव्य दरबार लगाने लगे। उन्होंने उन्हीं मुगलिया शानो शौकत और रस्मों को अपनाया जिन्हें उन्होंने ताकत के जोर पर खत्म किया था। कमाल की बात है ना? तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर मुगल सल्तनत के प्रतीक इतने शक्तिशाली थे कि नए विजेताओं को भी उन्हें अपनाना पड़ा, तो क्या विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनना वाकई एक नासमझी भरा फैसला था, या वो सत्ता के इस खेल को अंग्रेजों से बेहतर समझते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें 1857 को सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि एक सोची समझी क्रांति के तौर पर देखने पर मजबूर करता है।